Hey everyone, welcome back to another video. Today we'll be studying bail under BNSS. बेल का जो टॉपिक है बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट, स्पेशली BNSS में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट विद बेल. ठीक है, तो बेल को हम बेयर एक्ट में पढ़ने से पहले आई विल डिस्कस सम ऑफ द टर्म्स विच इज़ going to be very important while we discuss bail under BNSS का Bear Act, which starts from I think section 478. So let's start with first the definition of bail. Bail का मतलब क्या होता है? जो definition है वो BNSS में ही दी है. section 2 जो है definition clause, उसमें 2 के B में bail की definition दी गई है. It means release of a person accused of or suspected for commission of an offense. मतलब कि एक ऐसे person को release करना जो कि accused है किसी offense के लिए या सस्पेक्ट है. सस्पेक्ट मतलब कि जब पुलिस ऑफिसर एंड कोर्ट को लगता है कि ही इज़ द पर्सन जिसने कि वो ऑफेंस किया है, जिसने वो क्राइम कमिट किया है. तो ऐसे कोई पर्सन जिस पे चार्जेस लगे हैं किसी क्राइम के लिए, जो कि अक्यूज्ड है किसी क्राइम के लिए या सस्पेक्ट है फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और अ क्राइम, उस पर्सन का रिलीज़ कहाँ से? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ से. ठीक है, उस पर्सन का रिलीज फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टन कंडीशंस इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर और कोर्ट. अब हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं. अब कोर्ट जो है वो मूर्ख तो नहीं है कि ऐसे पर्सन जिसके ऊपर चार्जेस लगे किसी ऑफेंस को लेके उसको वो ऐसे ही जाने दे, है ना, उसको फ्रीडम दे दे, उसको जेल से भी छोड़ दे, फ्री कर दे फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ, है ना. तो वो क्या करेंगे? टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन डज नॉट रन अवे, टू मेक श्योर कि वो पर्सन जो है वो वापस आए, उस पर कुछ कंडीशंस इम्पोज की जाती है उस ऑफिसर या कोर्ट द्वारा जो कि उसको रिलीज़ कर रहा है. ऑफिसर मीन्स यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की भी बात हो सकती है या एनी पर्सन हु इज़ ऑथराइज्ड टू गिव बेल, और कोर्ट मतलब तो अपना लॉ वाला कोर्ट. ओके, तो कोर्ट या ऑफिसर ऐसी कंडीशंस इम्पोज करता है उस पर्सन पे जिस पर्सन को वो रिलीज़ कर रहा है. बिकॉज क्योंकि वो एक अक्यूज्ड है, उस पर एक क्राइम के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं. ठीक है, इसलिए हम उसको खुली छूट नहीं देंगे कि तुम जाओ, जहाँ जाना जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, इंडिया से बाहर जाओ. नहीं, certain conditions are imposed on that person. Next, on execution of a bond or bail bond. Execution मतलब कि जब वो person एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड पे साइन करे, अपना ऑथराइजेशन दे कि येस आई एम गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टडी अंडर दिस कंडीशंस, तब उसको एग्जीक्यूशन बोलते हैं. एग्जीक्यूशन मीन जब साइन हो जाता है उस पर्सन का, द पर्सन व्हेन ही एग्जीक्यूट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट, दैट डॉक्यूमेंट. ओके, तो ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड. अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं फर्दर सेक्शन 2 के डी में और सेक्शन 2 के ई के क्लॉज में. ठीक है, सेक्शन 2 डेफिनेशन में सब दिया हुआ है. तो बेल के बाद आता है बेल बॉन्ड और बॉन्ड. ये दो अलग अलग चीज़ें. ओके, यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू द सेक्शंस. देखो, बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड इज अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी. जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी हम किसी अक्यूज्ड को रिलीज़ कर रहे हैं अंडर बेल, तो हम उसको विदाउट कंडीशंस या अनकंडीशनल रिलीज़ नहीं देते हैं. वी आर ऑलवेज मेकिंग श्योर कि किसी ना किसी तरीके से हम ये इंश्योर कर सके कि जिसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, जिसको हम बाहर जाने दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, जेल से छोड़ रहे हैं, वो पर्सन वापस कोर्ट में आए जब भी कोर्ट उसको बुलाए. तो जब भी बेल एग्जीक्यूट की जाती है, जब भी बेल का बॉन्ड, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बोथ द वर्ड्स बेल बॉन्ड, व्हेन अ बेल बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड फॉर रिलीज ऑफ अ पर्सन विद श्योरिटी. अब श्योरिटी कौन होता है? श्योरिटी वो पर्सन होता है जो कि उस बंदे की, जिसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, उस पर्सन की इंश्योरेंस लेता है, कोर्ट को इंश्योर करता है कि आपके बताए गए टाइम प्लेस पे जब भी आप उस बंदे को, जिसको आपने बेल दी है, आप उसको बुलाएंगे, तब दिस पर्सन, ये जो श्योरिटी है, ये इंश्योर करेगा कि वो पर्सन कोर्ट के सामने आए. अगर वो ये नहीं कर पाता है तो श्योरिटी को देनी पड़ती है पेनल्टी, और श्योरिटी को लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है उस पर्सन को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना जब भी कोर्ट उसे बुलाए. किस पर्सन को? जिसको कोर्ट ने बेल पे छोड़ा है. ठीक है, तो जब भी आप किसी पर्सन को बेल पे छोड़ रहे हो एंड अनदर पर्सन एक्ट एज अ श्योरिटी फॉर दैट पर्सन, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बेल बॉन्ड बोलते हैं. दैट इज आवर बेल बॉन्ड. ओके, ये हमारा बेल बॉन्ड है जब वी आर रिलीजिंग अ पर्सन विद अ श्योरिटी. ठीक है, वी आर अंडरटेकिंग द रिलीज विद अ श्योरिटी. श्योरिटी मतलब एक पर्सन है जो इंश्योर कर रहा है कोर्ट को कि आप जब भी बुलाओगे उस अक्यूज्ड को, तो मैं उसे कोर्ट के सामने लेकर आऊँगा. अगर मैं नहीं लेके आया तो आई विल बी लायबल फॉर द पेनल्टी विच कुड बी एनीथिंग विच द कोर्ट विल इम्पोज ऑन हिम.
ओके। देन वी हैव बॉन्ड। बॉन्ड जो है ये एक सिंगल वर्ड है, ओके। ये भी एक तरीके की बेल ही होती है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इट्स अ पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग विदाउट श्योरिटी। अब पर्सनल बॉन्ड से, पर्सनल वर्ड से ये समझ आ गया होगा कि इसमें जो जिम्मेदारी बनती है वो खुद उसी पर्सन की बनती है जो बेल के अंडर कस्टडी से छूटना चाहता है। तो ही इज़ द पर्सन, पर्सनल मतलब कि ही इज़ द अक्यूज्ड। इसमें जिम्मेदारी अक्यूज्ड की ही होती है और अक्यूज्ड अगर कोर्ट के बुलाने पर नहीं आएगा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं होती, इसमें जो श्योरिटी होती है वो अक्यूज्ड ही होता है। तो इसमें कोई थर्ड पर्सन अक्यूज्ड की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसमें अक्यूज्ड जो पर्सन रिलीज होना चाह रहा है बेल पे, वही अपनी जिम्मेदारी लेता है। अगर वो टाइम पर कोर्ट के बुलाने पर नहीं आता है, नहीं प्रेजेंट होता है कोर्ट के सामने जब उसको रिलीज कर दिया जाए बेल में, तो वो पर्सन को पेनल्टी देनी पड़ती है। और कोर्ट चाहे तो आगे जाके जो उसकी बेल है जो उसको मिली उसको कैंसिल कर सकता है, उस पर पेनल्टी लगा सकता है या वापस उसको जेल में डाल सकता है या कस्टडी में डाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पर्सनल बॉन्ड मतलब अपनी पर्सनल श्योरिटी के ऊपर गया है। तो अगर वो खुद कोर्ट के सामने पेश नहीं होता जब कोर्ट उसको बुलाता है, तब गलती उसी की होगी और पेनल्टी उसी को भरनी पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ नो श्योरिटी। ठीक है, ये याद रखना, बॉन्ड में कोई भी श्योरिटी नहीं होती। बॉन्ड इज़ नो श्योरिटी, ओके। इसमें देयर इज़ अ श्योरिटी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रेजेंस ऑफ श्योरिटी, ओके। देयर इज अ श्योरिटी इन बेल बॉन्ड। बॉन्ड में देयर इज नो श्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी, आपकी श्योरिटी आप खुद ले रहे हो, ओके। अगर आप नहीं आते कोर्ट के बुलाने पर तो आपको ही जो है उसका पेनल्टी जो है पे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, आगे जाके बहुत काम आने वाले, ढंग से सुनना क्या होता है। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें आपको बेल मिलना वो है, बहुत इजी है। ठीक है, यू कैन ईजिली गेट अ बेल इन अ बेलेबल ऑफेंस। अब अगर हम डेफिनेशन के अंडर पढ़ें तो डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी ऑफेंस जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल ऑफेंस के में मैंशनड है, ठीक है, वो होते हैं बेलेबल ऑफेंस। अब हम एक बार पहले फर्स्ट शेड्यूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट शेड्यूल। अगर बैरैक देखो तो एकदम एंड में देखना, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज़ आवर फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल, ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता। ये बताता है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस बेलेबल नहीं हैं। ये देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है बेलेबल और नॉन बेलेबल, तो यहाँ पे जब आप पढ़ते जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखते जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, बट जिन ऑफेंस के सामने बेलेबल लिखा है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो दिस ऑफेंस इज बेलेबल, ओके। कौन सा? सेक्शन 60 का बी ऑफेंस इज बेलेबल। तो जिस ऑफेंस के सामने फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल लिखा है इस कॉलम के अंडर, वो बेलेबल ऑफेंसेस है, सिंपल। जिनमें नॉन बेलेबल लिखा है वो नॉन बेलेबल है, उसमें आपको बेल मिलना ईजी नहीं है। बेल मिलती है बट देन वो बेल जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आपको कोर्ट बेल देगा या नहीं देगा। वैसे ऑफेंसेस होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस, और नॉन बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं वो थोड़े ग्रीवियस कैटेगरी के, थोड़े सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। इसमें इसलिए उसी वजह से उसमें बेल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ओके। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना समझ आया कि एन ऑफेंस विच इज शोन बेलेबल इन फर्स्ट शेड्यूल। अगर फर्स्ट शेड्यूल उठा के देखो, जो मैंने आपको दिखाया बीएनएसएस के सबसे लास्ट पेजेस में दिया है फर्स्ट शेड्यूल, तो देखो उठा के, तो उसमें आपको दिख जाएंगे कि कौन से बेलेबल हैं कौन से नॉन बेलेबल हैं। अब और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, और किसी भी लॉ के अंडर अगर कोई भी ऑफेंस बेलेबल है तो वो ऑफेंस भी बेलेबल ऑफेंस में की कैटेगरी में आ जाता है सेक्शन 2C के अंडर। और बाकी जितने भी ऑफेंसेज हैं जो नॉन बेलेबल हैं वो आ जाते हैं हमारे 2C के अंडर नॉन बेलेबल। ये दोनों जो हैं 2C के अंदर ही दिए हुए हैं, सेक्शन 2 क्लॉज C के अंदर ही दिए हुए हैं दोनों के डेफिनेशन, ओके, सिंपल। बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं थोड़े लाइट कैटेगरी के, थोड़े इजी गोइंग ऑफेंसेस होते हैं। नॉन बेलेबल थोड़े सीरियस होते हैं। सीरियस कैसे होते हैं? बिकॉज पनिशमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। और इसलिए आपको कोर्ट चाहता नहीं है कि आप बीइंग एन अक्यूज्ड, क्योंकि आप पे चार्जेस लगे उस ऑफेंस को लेके, आप इजीली बाहर निकलो, बिकॉज काइंड ऑफ उन लोगों को डेंजरस समझा जाता है फॉर द सोसाइटी। तो इसलिए नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अभी हम आगे इनके प्रोविजंस पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू टाइप्स ऑफ बेल। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि किस किस प्रकार की बेल होती है ये भी देख लो। सबसे पहले आती है हमारी रेगुलर बेल। रेगुलर बेल इज़ वेरी सिंपल। इसमें क्या रहता है, अक्यूज को रिलीज कर देते हैं कस्टडी से जब ट्रायल चल रहा होता है या जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है ना। मतलब कि अगर बीएनएसएस की पुरानी वीडियोस देखी है मेरी तो पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन क्या होता है एंड ट्रायल कैसे चालू होता है। तो इट्स अ वेरी ह्यूज लेंथी प्रोसीजर। तो उस समय तक क्योंकि
राइट टू फ्रीडम एंड लिबर्टी हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया का राइट होता है। तो इसलिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन जेल में पड़े होने से अच्छा अगर इफ़ यू अप्लाई फॉर अ बेल और आपको बेल मिल जाती है तो वो रेगुलर बेल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, आप अक्यूज्ड हो, यू आर बीइंग चार्ज्ड ऑफ एन ऑफेंस, पर आपका ट्रायल अभी चल रहा है, अभी आप गिल्टी प्रूव नहीं हुए हो, तो यही वाला प्रिंसिपल हम लोग जो है याद रखते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो आपका जब ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस ऑफेंस के ऊपर, यू बीइंग एन अक्यूज्ड, यू कैन गेट डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टडी अंडर द प्रोविंस ऑफ बेल। ठीक है, बेल के प्रोविजन के अंडर आप जो है रिलीज कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं सबसे सिंपल टाइप ऑफ बेल, दैट इज रेगुलर बेल। अब रेगुलर बेल आप बेलेबल ऑफेंस के लिए भी ले सकते हो, ईजिली मिल जाती है बिकॉज इट्स अ राइट ऑफ द पर्सन। ठीक है, आप हमेशा जो है आपके राइट टू फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी जो आर्टिकल 19 में दिया है, क्योंकि आपको जेल में रखना, कस्टडी में रखना, इट्स वायलेटिव ऑफ दैट राइट। तो इसलिए क्योंकि आपका राइट है बाहर फ्रीडम एंजॉय करना और बाहर आराम से घूम लेना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, तो इसलिए रेगुलर बेल आपको बेलेबल ऑफेंस में इजीली मिल जाएगी। बट नॉन बेलेबल ऑफेंस में वो डिस्क्रिशनरी होती है। डिस्क्रिशनरी इन द सेंस कि इट डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट चाहे तो आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे दे, नहीं चाहे अगर उनको लगता है कि द ऑफेंस इज ऑफ ग्रीवियस कैटेगरी और अभी बेल देना ठीक नहीं होगा, तो कोर्ट आपको बेल जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी बेल की एप्लीकेशन। देन वी हैव एंटिसिपेटरी बेल। जो एंटिसिपेटरी बेल होती है ये होती है अरेस्ट होने से पहले। ओके, इसमें आप पुलिस कस्टडी या मजिस्ट्रेट के कस्टडी में नहीं होते हो। एंटिसिपेटरी बेल में आप ऑलरेडी यू आर अ फ्री पर्सन, अभी तक आपको अरेस्ट नहीं किया होता है, बट बिना अरेस्ट हुए भी आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो कोर्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ग्रांटेड टू अ पर्सन हु एंटिसिपेट्स बीइंग चार्ज्ड विद नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो एंटिसिपेटरी बेल एक ऐसे पर्सन को ग्रांट होती है या ऐसा पर्सन जो है वो अप्लाई कर सकता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए जिसको अभी तक हमने जेल में डाला नहीं है, जो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है, पर उसको लग रहा है, ही इज़ एंटिसिपेटिंग, उसको ये सफिशेंटली बिलीव है कि उसको एक किसी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए चार्ज करने वाला है पुलिस ऑफिसर, या फिर उसको जेल में डालने वाले हैं फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। उस कैटेगरी में अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो यू कैन गो फॉर एंटिसिपेटरी बेल। ये सेक्शन 482 ऑफ BNSS में दी हुई है, अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अब एंटिसिपेटरी बेल इज सॉट प्रायर टू अरेस्ट एंड इफ ग्रांटेड बाय द कोर्ट इट प्रिवेंट्स द पुलिस फ्रॉम अरेस्टिंग द इंडिविजुअल। सिंपल है, अरेस्ट होने से पहले आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोर्ट ने आपको वो बेल ग्रांट कर दी तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, बिकॉज आपको बेल ग्रांट हो चुकी है। उसके बाद आती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल इज ग्रांटेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम बिफोर हियरिंग फॉर रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल। अब जब आपकी रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में पेंडिंग चल रही है, ठीक है, मतलब आपने या तो रेगुलर या तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया है एंड कोर्ट से अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है, तो उस टाइम के लिए आप एक टेम्पररी, एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो बेल ग्रांट हो सकती है, आपको मिल सकती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम बेल। ठीक है, तो इट्स अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ग्रांट होती है, और जब आपकी हियरिंग चल रही होती है, जब आपका फाइनल डिसीजन नहीं आया होता है ऑन रेगुलर और एंटिसिपेटरी बेल, तब आपको इंटरिम बेल ग्रांट होती है। ठीक है, आगे भी लिखा हुआ है कि इट्स अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ रिलीफ ग्रांटेड टू अक्यूज ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी और रेगुलर बेल। मतलब बेल के लिए भी जब एप्लीकेशन जो है वो आपकी पेंडिंग है, आप उससे उस एप्लीकेशन से पहले भी यू कैन आस्क फॉर एन इंटरिम बेल, और अगर आपको ग्रांट हो जाएगी तो फॉर अ शॉर्टर पीरियड इट्स अ रिलीफ फॉर यू, आप थोड़ा देर कस्टडी से बाहर आ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल जो है, इसमें क्या होता है कि इसको स्टैट्यूटरी बेल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब पुलिस या जो भी आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, वो कुछ पीरियड तक विच इज़ 60 या 90 डेज तक अगर आपके केस के अगेंस्ट, मतलब आपके अगेंस्ट उस केस में चार्जशीट या कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाता, तो आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है ना। क्यों? क्योंकि पुलिस का काम है, आप अगर पुलिस ने आपको अरेस्ट करके रखा है और पुलिस का काम है आपका जो क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेट करना, आपके क्राइम की चार्जशीट बना के उसको कोर्ट तक लेके जाना। अगर पुलिस वो काम 60 या 90 डेज़ के अंदर, जो कि सेक्शन 187 ऑफ BNSS में भी दिया हुआ है, अगर वो ये काम नहीं कर पाती है, या फिर जो भी आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो जब आपको
जब आपको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उसके बाद चालू होती है ना। इन्वेस्टिगेशन इज प्रायर यू आर टेकन टू कोर्ट। इफ़ यू डोंट नो, लेट मी टेल यू। सबसे पहले लेट मी टेल यू दिस, ओके। तो सबसे पहले पुलिस के पास अगर कंप्लेंट आती है तो पुलिस क्या करती है, पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करती है पुलिस। उसके बाद इन्वेस्टिगेट से पहले भी जो पर्सन कंप्लेंट लेके आता है उसकी वो FIR दर्ज करती है, ठीक है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन चालू करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद उस इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे वो अपनी चार्जशीट फाइल करती है, और इस चार्जशीट को वो लेके जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट के पास, है ना। तो वही बात हो रही है, अगर FIR फाइल होने के बाद पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, और जब वो इन्वेस्टिगेट कर रही है वो 60 और 90 डेज़ में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई सक्सेसफुली, ठीक है, या फिर कोई चार्जशीट या कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाई इन द मजिस्ट्रेट और कोर्ट, तब आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाएगी। मतलब कि द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर डिड नॉट सक्सीड, इसलिए आपको मिल जाएगी डिफ़ॉल्ट वाली बेल, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली कोर्ट छोड़ देगा, बिकॉज एक तरीके से आपके अगेंस्ट कोई केस नहीं बन पा रहा है, तभी जो पुलिस है वो आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर इससे ज़्यादा पीरियड होता है 60 या 90 डेज से, तो आपको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑन डिफ़ॉल्ट बेल। और लास्ट है हमारी मेडिकल बेल। वेरी सिंपल, जब भी किसी की तबीयत ख़राब है और ही इज़ इन कस्टडी किसी भी मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से, तो उस बंदे को हम मेडिकल बेल ग्रांट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल वन। दिस वॉज आर टाइप्स ऑफ बेल। अब हम चलते हैं, आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर। अब हम चलते हैं सेक्शन 478 पे, जो कि फर्स्ट सेक्शन है ऑफ बेल अंडर BNSS का, ठीक है। यही है हमारा, ये देखो, ये आता है हमारे चैप्टर 35 में बेल एंड बॉन्ड्स। सबसे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन 478। क्या बोलता है सेक्शन 478? इसका टाइटल है, इसकी हेडिंग है, इन व्हाट केसेस बेल इज़ टू बी टेकन। मतलब क्या होता है इसका कि किन किन केसेस पे जो है हम बेल ले सकते हैं, ठीक है। इन व्हाट केसेस बेल इज़ टू बी टेकन। अब सबसेक्शन 1 देखते हैं। देखो, ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये पूरे बेयर एक्ट्स हैं, तो अगर यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तो यू कैन रेफर टू द बेयर एक्ट्स। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 बोलता है कि एक्सेप्ट ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा when any person is arrested or detained by an officer in charge of police station or appears or brought before a court and is prepared at any time during custody or proceeding to give bail, such person shall be released on bail। मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा जब कोई भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, या फिर उसको कोर्ट के सामने लेके आते हैं, है ना, दैट पर्सन इज़ बॉट बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने उनको लेके आते हैं, और जब उसके बाद whenever, जिस भी टाइम पे वो पर्सन रेडी होता है बेल के लिए, ठीक है, इज़ प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग कस्टडी, जब वो रेडी हो जाता है बेल लेने के लिए, तब उस पर्सन को कोर्ट जो है बेल पे रिलीज़ कर दे। वी हैव 2 important provisions। पहला प्रोविजन है कि if such officer or court thinks that instead of taking bail bond from an indigent person who is unable to furnish surety, discharge him on his executing a bond for his appearance। सिंपली ये कि बोल रहा है प्रोविजन कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर और कोर्ट को लगता है कि जो पर्सन को अरेस्ट किए हैं वो पर्सन इतना गरीब है, इंटेंजेंट इन द सेंस इतना हेल्पलेस पुअर है, वो इतना गरीब है, वो एक श्योरिटी को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसको वो एज श्योरिटी लेके आ सकता है ना। अब देखो, जो श्योरिटी है ना, वो कोई भी दूसरा थर्ड पर्सन उठ के नहीं आ सकता श्योरिटी बनने के लिए। श्योरिटी बनने के भी कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आपको किसी की श्योरिटी बनना है तो पहले तो आपके पास एक ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें आपका कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया हुआ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। यू मस्ट हैव अ क्लियर क्रिमिनल रिकॉर्ड। आप खुद एक ऑफेंडर नहीं हो सकते, है ना। आप दूसरों के लिए श्योरिटी एक्ट कर रहे हो, आप दूसरे किसी अक्यूज्ड के लिए श्योरिटी एक्ट कर रहे हो, तो आप खुद थोड़ी ना अक्यूज्ड हो सकते हो, है ना। तो आपका जो रेप्यूटेशन होनी चाहिए सोसाइटी में, इट शुड बी वेरी गुड, इट शुड बी वेरी नाइस, है ना। यू कैन नॉट बी अ क्रिमिनल योर सेल्फ बींग अ श्योरिटी फॉर अदर क्रिमिनल्स, ठीक है। दैट्स नॉट लाइक हाउ इट वर्क्स। उसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होना चाहिए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होने चाहिए, बहुत नहीं बट एटलीस्ट आप इतने स्ट्रांग हो कि अगर आपको हम पेनल्टी लगाएं, कोर्ट अगर आपको पेनल्टी लगाए, उसकी एक रीज़न है, बिकॉज अगर श्योरिटी पे पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो फिर श्योरिटी
बेसिकली ये इंश्योर नहीं करेगी कि वो जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट में आए, है ना। पेनल्टी के डर से ही तो श्योरिटी उसको लेके आएगा अक्यूज्ड को कोर्ट में, ठीक है। और पेनल्टी लगाने के बाद अगर वो श्योरिटी अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है उस पेनल्टी को, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी। इसलिए श्योरिटी की दूसरी क्वालिफिकेशन ये भी होती है कि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए, ओके, बेटर ऑफ होना चाहिए। तो कोई इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ऐसी श्योरिटी को वो जानता हो या कोई ऐसा पर्सन की श्योरिटी बने जिसके बेसिस पे हम उसको एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दें, है ना। तो अगर ऐसा कोई गरीब इंटेलिजेंट पर्सन है जो कि एक श्योरिटी को फर्निश नहीं कर पा रहा है और ये पुलिस ऑफिसर कोर्ट को पता चल गया, तो वो चाहे तो उसको अपने एक पर्सनल बॉन्ड, है ना, पर्सनल जो बॉन्ड होता है कि अगर तू नहीं आया तो भाई तेरी जिम्मेदारी है तेरे को खुद को प्रेजेंट करना कोर्ट पे, तो वो चाहे तो उसको पर्सनल बॉन्ड पे भी एग्जीक्यूट करवा के बेल दे सकते हैं, ठीक है, फॉर हिज अपीयरेंस। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, ही कैन नॉट अफोर्ड एन श्योरिटी और ही कैन नॉट फर्निश अ सफिशिएंट श्योरिटी। फिर उसके बाद प्रोवाइड फर्दर नथिंग इन दिस सेक्शन शॉल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 का 3 एंड सेक्शन 492। अब सेक्शन 135 का 3 इज लाइक आई थिंक पावर टू होल्ड इंक्वायरी एंड सेक्शन 492 इज कैंसलेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब कि जस्ट बिकॉज हमने आपको इस सेक्शन में बोला है कि आप हर उस बंदे को जो ऑफेंस जिसने ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, आप उस हर बंदे को जो है बेल दे सकते हो, क्योंकि ये सब सेक्शन 1 तो यही बोल रहा है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा हर उस बंदे को जो कि अक्यूज्ड है उसको आप बेल दे सकते हो। पर ये चीज़ जो है सेक्शन 492 जो है कैंसलेशन ऑफ बेल, क्योंकि आप बेल को कैंसिल इसलिए कर रहे हो 492 में क्योंकि वो बंदा जो है टाइम पे आया नहीं है, उसने जो कंडीशंस थी बेल देने की उसको फॉलो नहीं किया है, तो फिर ये सेक्शन 492 को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई भी बंदा टाइम पे नहीं आता है कोर्ट जब उसको बुलाए, टाइम इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि 10 बजे बुलाया तो 10 बजे नहीं आया 10:30 बजे आ गया, ऐसा नहीं, मतलब कि जब कोर्ट की हियरिंग हो, जब कोर्ट ने उसको बुलाया हो स्पेसिफिक डेट पे, तब वो नहीं आता है और वो बहुत टाइम से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अटेंड नहीं कर रहा है, गायब है एक तरीके से, तब आप उसका जो बॉन्ड है बेल बॉन्ड उसको कैंसिल भी कर सकते हो सेक्शन 492 के अंदर, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि ये सेक्शन जो है 478 का सबसेक्शन 1 सेक्शन 492 की जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सबसेक्शन 1, if a person fails to comply to condition of time or place given in bond or bail bond, then the court on his subsequent appearance before the court in the same case may refuse to release him on bail, and any such refusal shall be without prejudice to the power of court to call upon any person to pay penalty under subsection 491 अंडर सेक्शन 491, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर कोई पर्सन आप कोर्ट के बुलाने पर, जिस टाइम पे कोर्ट ने बुलाया और जिस कंडीशंस पे कोर्ट ने उसको बेल दी है, जिस कंडीशन पे टाइम और प्लेस पे कोर्ट ने उसको बेल दी है और वो जो कंडीशंस बेल और बेल बॉन्ड में लिखी है, अगर वो उसकी कंप्लायंस नहीं करता है, अगर वो उसको नहीं मानता है, उसको फॉलो नहीं करता है वो पर्सन जिसको बेल दी हमने, है ना, तो उस पर्सन की पहले तो हम जब वो नेक्स्ट टाइम अपीयर हो पहले तो हम उसको रिलीज़ करने से मना कर देंगे कि हम अब तेरे को जो तेरी बेल है उसको हम कैंसिल कर रहे हैं और अब हम तेरे को रिलीज़ नहीं करेंगे, वी विल रिफ्यूज़ टू रिलीज़ हिम। जब भी वो अगली बार अपीयर होता है या कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर्स को ढूंढ के लेके आती है, ठीक है, पहले तो हम उसको रिफ्यूज़ करेंगे कि हम अब तेरे को फर्दर बेल नहीं देंगे। दूसरी चीज़, ये बेल के साथ साथ आप उसको उसके ऊपर पेनल्टी जो 491 में जो पेनल्टी है आप वो भी उस पर लगा सकते हो विदाउट द प्रीजुडिस टू द रिफ्यूज़ल टू बेल प्लस यू कैन ऑल्सो पुट पेनल्टी। प्रीजुडिस मतलब बायसनेस नहीं करके कि हम सिर्फ रिफ्यूज़ करेंगे उसको बेल से, फर्दर बेल से, यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेनल्टी बाय श्योरिटी अंडर 491, मतलब जो श्योरिटी जिस पर्सन को हमने श्योरिटी बनाया था उसके ऊपर भी हम पेनल्टी लगा सकते हैं अगर वो पर्सन उस कंडीशंस को, टाइम एंड प्लेस की कंडीशंस को जो बेल में लिखी हुई है उसको फॉलो नहीं करता है और टाइम पे कोर्ट के सामने नहीं अपीयर होता है। ओके, सो दैट इज़ 478। आगे के जो सेक्शंस हैं जैसे कि वी हैव सेक्शन 480, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में कैसे बेल मिलती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो पे डील करेंगे। डू वॉच नेक्स्ट वीडियो, और ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डू वॉच बेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई जस्ट टॉट।